समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को तो ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन वही ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान की विशेषताएं चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन आपके समझ के लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, एसएससी के भी एग्जाम में, रेलवे के भी एग्जाम में पूछे गए थे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। सबसे पहला पॉइंट यही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका अर्थ क्या होता है? भारत का संविधान जब बना था तो वह अन्य देशों के संविधान से भी कुछ लिए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कहा था कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान को छानने के बाद अर्थात जांच पड़ताल करने के बाद भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया है। जैसे हम लोग मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रसिया से लिए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। यही भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अन्य देशों के संविधान को छानने के बाद अर्थात उसका जांच पड़ताल करने के बाद तब उसके बाद ही भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया था। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में सबसे अधिक कहाँ से लिया गया है, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है नम्यता, एक अनम्यता। नम्यता का अर्थ होता है लचीला, अनम्यता का अर्थ होता है कठोर। ये क्या होता है? ये संशोधन से रिलेटिव है। नम्यता का अर्थ होता है लचीला, अनम्यता का अर्थ होता है कठोर। आपको पता है हमारे देश में जो भी संशोधन संबंधित प्रावधान है वह आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। जितने भी संशोधन होंगे सबका वर्णन आर्टिकल 368 अर्थात संविधान के 368 में उसका प्रावधान है। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है। तब क्या है? आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए जैसे हम लोग कोई चीज को पाना चाहते हैं, वह हमें बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत कठिनाइयों से मिलता है, तो वह हो गया कठोर। और जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं वह हो गया लचीला। तो इसमें संविधान नम्यता और अनम्यता, ये क्या मतलब है? संशोधन में 3 प्रकार से हमारे देश में है। एक होता है साधारण बहुमत द्वारा संसद में पास किया जाता है, एक संसद में विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाता है, एक संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल से पारित किया जाता है। जैसे आप इधर समझिए, संसद में कोई भी बिल पारित किया जाता है तो जैसे लोकसभा में कितने मेंबर हैं ये डिपेंड नहीं करता साधारण बहुमत में, कितने लोगों ने मत दिया है। जैसे 150 लोगों ने मत दिया, 150 में से उसके आधे से एक अधिक अर्थात 75 प्लस 1 76, 76 लोगों ने मत देंगे तो बिल पास हो जाएगा। ये हो गया साधारण बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत कितने मेंबर हैं, लोकसभा के कितने मेंबर हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर हैं। अगर लोकसभा में पारित करना होगा तो लोकसभा के जितने मेंबर होंगे उनके 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। उसके बाद राज्यसभा कितने मेंबर हैं उन्हें 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ये विशेष बहुमत है। एक क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का विधान मंडल से। जैसे संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से तो पारित कर लेंगे 2/3 बहुमत से, प्लस आधे राज्य के विधानमंडल के साधारण बहुमत से पारित करना, यह होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल से। कौन से सूची
साधारण बहुमत से पास होंगे, कौन सी सूची विशेष बहुमत से पास होंगे, कौन सी सूची विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल से पारित होंगे, ये हम लोग संविधान का जब संशोधन वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। बस आप इतना ही समझने का इसमें प्रयास कीजिएगा। तो भारत का संविधान कैसा है, कुछ जो विशेष बहुमत से पारित होता है या विशेष बहुमत राज्य के आधे राज्य के विधानमंडल से, ये थोड़ा कठिनाई से पास होता होगा। और जो साधारण बहुमत से पास होता है वह आसानी से जैसे कोई बिल पास हो जाता है, यही है। इसलिए भारत का संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 के प्रीलिम्स एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है, या कठोर है या लचीला है। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला इन दोनों का मिश्रण है। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको पता है हमारे देश में राज्य एवं केंद्र स्तर पर उसके कार्य एवं शक्ति को अलग अलग डिवाइड किया गया है। राज्य के लिए अलग कार्य एवं शक्ति है और केंद्र के लिए अलग कार्य एवं शक्ति है। इसके बावजूद भी एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका अर्थ ये हुआ राज्य एवं केंद्र स्तर पर तो अलग अलग कार्य एवं शक्ति डिवाइड है, इसके बावजूद भी केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। यही होता है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या अर्थ होता है, वह न्यायपालिका जो निष्पक्ष न्याय करते हैं, वही होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी एक पक्ष में न्याय नहीं करते हैं, वह निष्पक्ष न्याय करते हैं, यही होता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। उम्मीद करूंगा कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मैं जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वही बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको बेसिक एक समझ जरूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां से पॉइंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट रहेगा सिर्फ मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो और बाकी सब आपके समझ के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मौलिक अधिकार के तरफ। मौलिक अधिकार यह हमारे संविधान में नहीं था, हम लोग इसे अमेरिका से लिए थे। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन है। भाग 3 एवं आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन है। मूल अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं। वह कौन से हैं? एक समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग अलग से वीडियो बनाकर देखेंगे। इस चैप्टर मूल अधिकार एक अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप इतना ही इस वीडियो में आप समझिएगा। अब आते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे आयरलैंड से लिया गया है। यह भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है एक राज्य जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जो केवल एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता है, सब धर्म के लिए समान अधिकार है। किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं हो कि एक ही पक्ष को अधिक मान्यता दिया जाए या एक ही पक्ष में कोई निर्णय लिया जाए। सब धर्मों को देखते हुए सब हर एक धर्म को समान अधिकार है। यही होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब हम लोग आते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी को। वयस्क मताधिकार जो 21 वर्ष के आयु के हैं उन्हें अपना मत देने का अधिकार था।
यह होता है वयस्क मताधिकार। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया तो 18 वर्ष के जितने भी वयस्क लोग होंगे वह अपना मत दे सकते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ था सभी को, वयस्क 18 वर्ष, मताधिकार मत देने का अधिकार। यह होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष के जितने भी लोग रहेंगे वह अपना मत देने का अधिकार उन्हें है, अर्थात वह अपना मत दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एकल नागरिकता। एक होता है एकल नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका में देखेंगे तो दोहरी नागरिकता होता है। दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता में क्या डिफरेंट है? एकल नागरिकता वह होता है जो केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही नागरिक हो, अर्थात केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान हो। और अमेरिका में अगर आप देखेंगे, राज्य के लिए आपका अलग नागरिकता होगा और केंद्र के लिए अलग। तो ये दोहरी नागरिकता हो गया। एकल नागरिकता इसे हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। उम्मीद करूंगा ये इधर का आपको पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्य में आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल, इसका वर्णन आर्टिकल 352 में अर्थात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। और एक होता है उसके बाद राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल जो लगता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन आर्टिकल 356 अर्थात अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। एक होता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जैसे किसी देश से युद्ध हो गया या देश में युद्ध जैसे माहौल पैदा हो गए तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। जब भी आपातकाल लगेगा तो राज्य का पूरा भी पावर खत्म हो जाता है, सब केंद्र के अंडर में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्य में आपातकाल। जब राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक जो भी पद हो, जैसे संवैधानिक कोई चीज होता है वह समाप्त हो जाता है। तो राज्य में जो आपातकाल लगते हैं वह पूरा राज्य में जो आपातकाल लगता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। उस राज्य की जो भी पावर होती है वह केंद्र सरकार के अंडर में चला जाता है। यह होता है राज्य में आपातकाल। एक होता है वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो जाता है, ये होता है वित्तीय आपातकाल। इसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। अब हम लोग आते हैं मौलिक कर्तव्य की तरफ। मौलिक कर्तव्य यह हमारे देश के संविधान में नहीं था। यह एकमात्र भाग 4A और एक ही मात्र अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसे जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग रसिया से लिए हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार क्या होता है? एक राज्य स्तरीय सरकार होता है, एक केंद्र स्तरीय सरकार होता है। यह पूरे देश के संविधान में यही है। लेकिन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया। त्रिस्तरीय सरकार में 3 चीज आते हैं। एक होता है राज्य पंचायत, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है पंचायत समिति, एक होता है जिला परिषद। ठीक है, यही होता है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का गठन विश्व में किसी भी देश में नहीं है। और मूल कर्तव्य में आपको इसमें हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है? जैसे हम लोग अपने देश के संविधान और अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर करें और अखंडता संप्रभुता को बनाए रखें। यही होता है मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो भी बताने का प्रयास किया हूँ शायद यह आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।